नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद शाहूम में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, ये इतिहास का हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम लेक्चर 2 कवर करेंगे और प्लासी का युद्ध जो सेकंड वीडियो ये हमारा है। इसमें हम देखेंगे कि वहाँ से जो कहानी हमने अंत किया था यही वहीं से हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले अध्याय में आपने बताया गया है कि सिराजुद्दौला के 3 प्रमुख मुद्दों पर अंग्रेज़ों से मतभेद बढ़ता जा रहा था, जो कि निम्नलिखित हैं। अब इसके 3 मुद्दे कौन कौन से हैं तो वो हम देखते हैं। इनके द्वारा जो है खिलाफ षड्यंत्रकारियों को जो है बढ़ावा देना था, पहला एक ये मुद्दा था। दूसरा यहीं पर एक दूसरा मुद्दा भी दिया गया था कि नवाब के अनुमति के बिना पोर्ट विलियम किलेबंदी को और सशक्त करना था। ये दूसरा इसका महत्वपूर्ण मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा जो था वो अंग्रेज़ों को मुग़ल शासक द्वारा सीमा शुल्क मुक्त कर व्यापार का अधिकार दे दिया जाए। ये इसका जो 3 महत्वपूर्ण ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो है दिए गए थे। उपरोक्त कारणों के आधार पर आपने पहले देखा होगा कि जो ऊपर कहानी जो बताई गई थी फर्स्ट वीडियो में, उसमें देखा उपरोक्त कारणों के आधार पर सिराजुद्दौला के बीच मतभेद बढ़ता ही गया था, जिसे मजबूर होकर के नवाब जो है सिराजुद्दौला ने मीर कासिम बाज़ार स्थिति अंग्रेज़ फैक्ट्री पर हमला कर दिया था। ये इसी की वही जो है मजबूरी हुई थी कि सिराजुद्दौला ने जो है कासिम बाज़ार पर जो है स्थित अंग्रेज़ ने फैक्ट्री पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और इसी फैक्ट्री पर हमला जो सफलतापूर्वक अधिकार भी कर लिया गया। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला कोलकाता स्थित पोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, जो कि 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने पोर्ट विलियम कॉलेज पर भी अधिकार कर लिया। यानी पहले वो जो है आक्रमण करता है और फिर बाद में कब 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने पोर्ट विलियम कॉलेज पर अधिकार कर लेता है। ये वही डेट है 20 जून 1756 ईस्वी को पोर्ट विलियम पर अधिकार करने के पश्चात ही नवाब सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए लगभग 146 कैदियों, जिनमें से स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे शामिल भी थे, और एक कमरे में सभी को कैद करवा दिया गया था। यानी सभी को जो है, इसमें बच्चे भी थे, स्त्रियां थी और बूढ़े भी लोग थे, तो इसमें सभी प्रकार के शामिल थे। कितने टोटल कैदी थे? 146 कैदी जो थे एक छोटे से बंद कोठरी में जो है इसको बंद करवा दिया गया था। ये आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है। ये एक छोटा सा कोठरी के नुमा है और इसमें कितने 146 जो है कैदी भरे गए हुए हैं। इसमें जबकि बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं। इसमें सभी प्रकार के जो है लोग शामिल हैं। और यही जो है आगे चल करके 21 जून 1756 ईस्वी की सुबह जब इस कमरे को खोला गया तो 23 व्यक्ति ही इसमें जीवित बचे थे। बाकी सब के सब इसमें क्या हो गए थे, सबकी डेथ हो गई थी। जिंदा बचे लोगों में से इस घटना की जानकारी देने वाला अंग्रेज़ जो था, इस घटना की जो जानकारी देने वाला वो अंग्रेज़ कौन था? वो हॉलवेल था। पूछा गया है प्रश्न कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो 21 जून 1756 ईस्वी को जो घटना हुई थी, उस घटना को कौन अंग्रेज़ था जो उसने जानकारी दी थी? तो वो हॉलवेल अंग्रेज़ था, जिसने जो है हॉलवेल अधिकारी अंग्रेज़ था, जिसने जो है ये इस घटना की जो है जानकारी दी थी। काल कोठरी त्रासदी कहा जाता है। ये इसी को जो है काल कोठरी त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, देखिए, इस घटना के बाद कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए, यानी यही जब ये जो 21 जून 1756 ईस्वी को ये जो घटना होती है, इस घटना के बाद यानी कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेज़ ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अक्टूबर 1756 ईस्वी को एक सैन्य टुकड़ी को कलकत्ता भेजा और रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता पहुँच एक बार फिर पोर्ट विलियम पर जो है अधिकार कर लिया। यानी फिर से यहाँ पर जो है पोर्ट विलियम पर क्या हो जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे आगे नवाब जो सिराजुद्दौला होते हैं, नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर, अब यहाँ से देखो नवाब जो सिराजुद्दौला हैं वो क्या कर देते हैं, वो कलकत्ता का नाम बदल देते हैं और कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। लेकिन जिसमें से मनिक चंद को इसका प्रभारी नियुक्त किया गया था, किंतु मनिक चंद ने अंग्रेज़ों से रिश्वत लेकर किला को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। देखिए इसके उसमें जो है इसके जो प्रभारी उस समय थे वो कैसे कैसे लोग दगेबाज हुआ करते थे कि जैसे इस समय देखो ये जो मनिक चंद इसको जो नियुक्त किया गया था और अंग्रेज़ों से रिश्वत लेकर के इसको अंग्रेज़ों को ये सौंप दिया था। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने दूसरा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय कर लेने के कारण बंगाल में अंग्रेज़ों की स्थिति और अधिक मजबूत हो गई थी। उसके बाद में जो है बंगाल की जो अंग्रेजी शासन हुकूमत है वो और अधिक जो है मजबूत होती चली गई। जैसे सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा था। अलीनगर की सिराजुद्दौला संधि करने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन उसे बाद में मजबूर कर दिया गया था, जो कि बाद में उसने अलीनगर की संधि करने के लिए वो मजबूर हुआ था। अलीनगर की संधि जब ये होती है तो वो डेट याद रखिएगा, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को ये हुई थी।
तो इसे जो है इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए यहाँ से, अलीनगर की संधि के फलस्वरूप नवाबों को अंग्रेज़ों की निम्नलिखित शर्तों के लिए मानना भी बाध्य होना पड़ा था। यानी ये इसकी जो है अलग अलग कुछ शर्तें रखी गई थी। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप जो है नवाब अंग्रेज़ों को निम्नलिखित शर्तें के लिए मानने के लिए क्या करना पड़ा था, बाध्य होना पड़ा था। ये शर्तें कौन कौन सी थी? तो पहला जो शर्त वो थी कि अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी करने की छूट मिल गई है। यानी जो अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी करने की छूट मिल गई है। दूसरी शर्त ये थी कि अंग्रेज़ों को सिक्के ढालने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था, कि अब अंग्रेज़ लोग क्या कर सकते हैं, सिक्के भी ढाल सकते हैं। पहले ये अंग्रेज़ों को लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था। फिर तीसरी जो है शर्त वो दी गई थी कि नवाब द्वारा युद्ध में हुए क्षतिपूर्ति का जो है वचन दिया गया है। यानी जो उसमें नवाब के द्वारा जो दिया गया था कि युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका जो है वचन, यानी उसका जो है ये भुगतान करेंगे यहाँ पर। अगला दिया गया था कि नवाब के द्वारा भविष्य में शांति बनाए रखने का भी वादा किया गया था, कि भविष्य में दोबारा कभी आप आक्रमण ना करें, इसलिए जो है शांति बनाए की भी वादा किया गया था इसमें। ये महत्वपूर्ण जो है निम्नलिखित इसके सामने शर्तें रखी गई थी। यहाँ से हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। इस संधि के इन शर्तों के बावजूद भी कालांतर में नवाब के कमज़ोर सत्ता से प्रभावित होकर के अंग्रेज़ों ने बंगाल की गद्दी एक ऐसे नवाब को बैठाने का विचार किया कि जिसमें आसानी से अपनी स्वार्थ पूर्ति की जा सके। ये अंग्रेज़ों की चाल थी। देखिए अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का जो विचार किया जो आसानी से गद्दी को यानी स्वार्थ पूर्ति जो है की जा सके। ये अंग्रेज़ों की चाल, आप चाल देख सकते हैं कितनी आसानी से। अगला है देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने जो नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जिसे रॉबर्ट क्लाइव इस षड्यंत्र में दरबार के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल थे और इस षड्यंत्र में सिराजुद्दौला के विरोधियों ने रॉबर्ट क्लाइव का जो है पूरा सहयोग दिया था। यानी इसके जो देखिए इस षड्यंत्र में जो सिराजुद्दौला के जो विरोधी लोग थे वो रॉबर्ट क्लाइव को जो पूरा यहाँ पर क्या दिए थे, सहयोग भी दिए थे। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं कि सिराजुद्दौला के जो प्रमुख हैं विरोधियों में निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन कौन से शामिल थे। तो उन व्यक्ति को हम देख लेते हैं कि इसमें जो है मीर जाफ़र शामिल था, जो सिराजुद्दौला का पूर्व सेनापति हुआ करता था पहले। और इसमें जो राय दुर्लभ थे जो बंगाल के दीवान थे। और नेक्स्ट है जगत सेठ हैं जो बंगाल का बहुत बड़ा व्यापारी उस समय हुआ करता था। ये बहुत बड़ा उस समय व्यापारी था जो जगत सेठ है। अगला हम यहाँ से देखते हैं कि मीर जाफ़र और राय दुर्लभ और जगत सेठ इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्रकारी समझौता किया। ये जो कौन, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ और जगत सेठ, इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेज़ों से सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है षड्यंत्रकारी समझौता किया। और इस समझौते में यह तय हुआ कि सिराजुद्दौला के खिलाफ एक छद्म युद्ध लड़ा जाएगा और इस युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करके उसके स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाएगा। लेकिन यहीं पर देखिए ये पहले लोग रणनीति बना चुके थे कि सिराजुद्दौला के खिलाफ रणनीति बना चुके थे कि सिराजुद्दौला को यहाँ पर पराजित करके उसके स्थान पर मीर जाफ़र को जो बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए, इस षड्यंत्रकारी देखिए यहाँ से इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए 23 जून 1757 ईस्वी को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट जरूर याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजी सेना प्लासी के मैदान में एकत्रित हुए। जब प्लासी का समय देखिए यहाँ पर इस षड्यंत्र में अंजाम देने के लिए 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब और सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजी सेना, देखिए इधर सिराजुद्दौला की सेना और इधर अंग्रेजी सेना इस मैदान में एकत्रित हुए और प्लासी के बंगाल के नदिया जिला में गंगा नदी पर, जहाँ गंगा नदी और भागीरथी, ये दोनों गंगा नदी भागीरथी नदी के तट पर स्थित ये थे। यानी कहाँ, गंगा नदी नदिया जिला में गंगा नदी के भागीरथी नदी तट पर जो है ये स्थित है। प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में पूरी तरीके से सत्ता पर नियंत्रण करने का जो है पहला अवसर इन्हें मिला हुआ था। यानी देखिए प्लासी का युद्ध करने के लिए जो है अंग्रेज़ों ने इसलिए जो है महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि उनको जो है यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में पूरी तरीके से पूरे भारत पर जो है इनको यानी सत्ता पर नियंत्रण करने का जो है पहला एक अवसर इनको मिला था अंग्रेज़ों को। फिर है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। उस समय जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज़ों की सेना को नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व उसके सेनापति मीर जाफ़र और यार लतीफ़ और खान राय दुर्लभ के हाथ में थी, जो कि ये इसके पहले सबसे शत्रु बने हुए थे। यही लोग मिलकर के जो है इसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे थे। आगे हम देखते हैं कि वास्तव में प्लासी का युद्ध जो है एक
छद्म युद्ध था, यानी छल कपट वाला युद्ध था, क्योंकि इसमें सिराजुद्दौला के तीनों धोखेबाज सेनापतियों ने युद्ध में निष्क्रिय दिखाई, अपनी निष्क्रियता दिखाई, जिससे क्योंकि क्योंकि ये अंग्रेज़ों से पहले ही जो है अपना सौदा कर चुके थे, इसलिए ये जो है युद्ध में क्या दिखाई, निष्क्रियता दिखाई, और बगैर युद्ध किए मैदान से ही वापस चले गए, बिना युद्ध किए ही जो है ये वापस चले गए। उसमें से नवाब के सेना का एक वफादार सहयोगी मीर मदान, ये जो है यानी उसका जो सिराजुद्दौला का एक वफादार सेना था, जो कौन सा था, उसका नाम था मीर मदान, और मोहनलाल अंग्रेज़ों से वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने वीर गति को प्राप्त हो गए थे, यानी इसने जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी। बाकी तो सब जो है तीन वो जो अगला है देखिए 23 जून 1757 को लड़ा गया प्लासी का युद्ध कौशल से नहीं जीता गया था। जो 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो कौशल पूर्वक नहीं था, अतः उसमें युद्ध अंग्रेज़ों की सैनिक श्रेष्ठता का परिचायक नहीं माना जा सकता है, कि अंग्रेज़ों को ये नहीं माना जा सकता कि अंग्रेज़ों ने जो है इसे बलपूर्वक जो है इस युद्ध को जीता है, बल्कि ये छल कपट से जीता हुआ एक युद्ध था। और इस प्लासी के युद्ध के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार A.K.M. पडिक्कर क्या कथन है, ये के.एम. जो है पडिक्कर ये कहते हैं, इनका एक कथन है कि प्लासी का युद्ध एक समझौता था जिसमें मीर जाफ़र और बंगाल के अमीर लोगों ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों में बेच दिया था। ये जो हैं कौन कहते हैं, के.एम. पडिक्कर। तो इनका ये कथन है कि जो कहते हैं कि प्लासी का जो युद्ध था वो एक युद्ध नहीं बल्कि एक वो समझौता था जिसमें मीर जाफ़र और बंगाल के नवाब अमीर लोगों के हाथों नवाब को जो है अंग्रेज़ों के हाथों में बेच दिया गया था। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी के पश्चात अब अंग्रेज बंगाल में नृप निर्माता की भूमिका में आ गए थे। नृप निर्माता की भूमिका मतलब अब जो है उनका वर्चस्व धीरे धीरे जो है यहाँ पर कायम होने लगा था, और 30 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब यहाँ पर देखिए 30 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अगला हम यहाँ से देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के पश्चात, जो प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में सबसे यानी समृद्ध प्रांत जो हुआ करता था वो बंगाल हुआ था, और बंगाल को अंग्रेज़ों के द्वारा खूब लूटा गया, चूँकि बंगाल के पश्चात बंगाल का नवाब जो है अंग्रेज़ों के कृतपात्र मीर जाफ़र को बना दिया गया था, क्योंकि मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों का एक मुखौटा जैसे था, खाली मुखौटा दिखने में ऐसा था कि वो सपोर्ट पूरा का तो अंदर से पूरी तरीके से पूरा सपोर्ट जो है अंग्रेज़ों को कर रहा था। नेक्स्ट अगला देखिए, मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए किसी भी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता था, और जाफ़र बंगाल पर मात्र एक जो है कठपुतली शासक के रूप में कार्य कर रहा था, जो कौन, मीर जाफ़र। अगला देखिए, इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने बंगाल में 1765 ईस्वी में और 1772 ईस्वी तक के डाकू राज्य की जो है संज्ञा दी है। के.एम. जो पडिक्कर है उन्होंने 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक काल को जो है डाकू राज्य की क्या दी है, संज्ञा दी है, कि यहाँ पर डाकू राज्य चल रहा था। अगला है, बंगाल का नवाब बनाने की खुशी में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगना की ज़मींदारी भेंट के रूप में दिया था, और इसके अतिरिक्त जो है मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव को युद्ध में क्षतिपूर्ति के रूप में जो है लगभग 37,70,833 पाउंड दिए गए थे, जिसमें से 20 लाख रुपए की व्यक्तिगत भेंट भी प्रदान की गई थी। ये काफ़ी उस समय बड़ा जो अमाउंट दिया गया था, 37,70,833 पाउंड उस समय दिया गया था, क्योंकि उस समय पाउंड ही चल रहा था, और 20 लाख रुपए की लगभग व्यक्तिगत भी जो भेंट भी की गई थी, ये जो उसमें क्षतिपूर्ति जो हुई थी। नेक्स्ट अगला हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, और तीसरा लेक्चर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी इसमें वीडियो आप सभी लोगों को कैसे लगी है वो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट आप सभी लोग ज़रूर किया करें। बाकी हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, इससे बेस्ट कंटेंट हम क्या ला सकते हैं, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।